अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तानिया राना और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की बातें एपिसोड 3। आज हम लोग उस ट्रेंड की बात करेंगे जो लाहौर का स्काईलाइन चेंज कर रहा है, मतलब वर्टिकल लिविंग। एक वक्त था कि लाहौर अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की वजह से मशहूर था और अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब अपार्टमेंट लिविंग, पहले जो कराची की एक नीश समझी जाती थी, अब वो ट्रेंड लाहौर के जो सेंट्रल जोन्स हैं जिनमें DHA शामिल है, जिसमें बहरिया टाउन शामिल है, जिसमें गुलबर्ग शामिल है, वहाँ तक पहुँच चुका है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिर्फ 2024 में 120 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन के लिए पिच हुए, जिनमें से सिर्फ 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूव हुए। ये जो अप्रूवल का गैप है, ये सिर्फ पॉलिसी की वजह से नहीं बल्कि डिमांड और पॉलिसी का असल में रियलिटी चेक है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो वर्टिकल लिविंग है वो क्या वाकई पाकिस्तान और स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के फाइनेंशियल और सोशल और कल्चरल इकोसिस्टम में सस्टेनेबल है या नहीं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मनान भट्टी साहब, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के। आप पिछले 12 साल से रियल इस्टेट के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की रियल इस्टेट ही नहीं बल्कि दुबई में भी रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं। आपकी खासियत ये है कि आप मार्केट सेगमेंटेशन को परसू करते हुए ना सिर्फ ये कि रियल इस्टेट में बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के टॉप फूड चेन के जो ब्रांड हैं उनके साथ एज पार्टनर मुंसलिक हैं, जिसमें हाउडी TLT शामिल है। आप कन्वेंशनल डीलरशिप को परसू नहीं करते बल्कि आपकी पाकिस्तान और दुबई में अपनी होल्डिंग्स हैं। और अगर मैं रियल एस्टेट जर्नी की बात करूं तो आप अभी तक 7 क्रेडिबल हाई एंड वर्टिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें 500 अपार्टमेंट शामिल हैं और 300 शॉप्स हैं। इसके साथ साथ जो अपना घर का कॉन्सेप्ट है उस पर रायमंड रोड पर अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें 150 घर शामिल हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपको पता है कि लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में वर्टिकल लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो उस तरीके से अभी अडॉप्ट नहीं किया गया। आपको लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जहाँ पे स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें कि जहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड लिविंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो ये लाहौर की सोसाइटी तैयार है अभी इसको अडॉप्ट करने के लिए वर्टिकल लिविंग को? देखिए मिस तानिया, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है क्या। फैमिली ओरिएंटेड कल्चर सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद और कराची में भी हमारा सेम कल्चर है, बिकॉज दिस इज पाकिस्तानी फैमिली कल्चर। अब मेट्रोपॉलिटन सिस्टम जिस भी सिटी में है, हमारे 3 बड़े शहर हैं जिनमें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद है। कराची में ज़मीन की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, हमें पता है। पहले हमारा कैपिटल भी कराची था, तो ज़मीन की कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग अर्ली ही वर्टिकल लिविंग में चले गए। अगर मैं आपको साथ थोड़ा सा लेके जाऊं कि जो लोग पुराने लाहौर को जानते हैं, वहाँ पे भी सेम अपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट पे घर बने हुए हैं, 1, 2 और 3 फ्लोर। उसमें भी सेम फैमिलीज रहती हैं और सेम कल्चरल सिस्टम ओबे किया जाता है। तो ये कल्चर सिस्टम के साथ वर्टिकल कनेक्टेड नहीं है। बेसिकली वर्टिकल कनेक्टेड है डिमांड के साथ, वर्टिकल कनेक्टेड है यूजेज के साथ। अब एक बंदा लाहौर में रहता है, वो 2 फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों जॉब करते हैं और सिटी सेंटर में जॉब करते हैं। अगर मैं उनको प्लॉट बहरिया टाउन में या बहरिया से भी दूर लेके दूं तो 40 मिनट उनको ड्राइव करनी पड़ेगी अपनी डिजायर्ड ऑफिस में जाने के लिए, फिर उनकी फ्यूल कॉस्ट मिलेगी, फिर वो कन्वर्ट होंगे वर्टिकल लिविंग में। अब एक बंदा जो माल रोड के पास जो एक लॉयर है, उसने रोज प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, तो उसको चाहिए कि वो माल रोड के ऊपर, माल रोड में देखें, माल रोड एक रोड ही रहना है हमेशा, लेकिन वहां पे हम आबादी कैसे बढ़ा सकते हैं? वर्टिकल लिविंग के जरिए। तो वर्टिकल प्रोजेक्ट जितने हाई रेज प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ही आपका शहर भी तरक्की करेगा। और स्काई लाइन अब आप देखें, दुबई को देख लें, टोक्यो को देख लें, न्यूयॉर्क को देख लें, हमारा जो भी हमारे पाकिस्तान है ये फॉलो करता है डेवलप्ड सिटीज को। तो जितने डेवलप्ड सिटीज हैं सब पे हाई रेज प्रोजेक्ट्स हैं और हाई रेज प्रोजेक्ट में रहा जा रहा है। और कल्चरल सिस्टम फैमिली के साथ है, ये स्पेस के साथ नहीं है। जितनी स्पेस बेहतर होगी उतना ये कल्चर सिस्टम अच्छा चलेगा। और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि लाहौर इज रेडी फॉर हाई राइज प्रोजेक्ट। सर, इसी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, लाहौर रेडी है वर्टिकल के लिए? आप मुझे ये बताएं कि वर्टिकल में जो एक कमर्शियल और एक है रेजिडेंशियल स्पेस, आपको क्या लगता है कि अगर इस सेगमेंट की बात करें ज़्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी है?
देखिए जी, दोनों सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा लोगों को ये गाइड करता हूँ और बहुत को पिछले 5-6 साल से इस पे वीडियोस बना रहा हूँ कि रियल इस्टेट के दो मकसद हैं। नंबर 1 दैट इज इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 दैट इज यूजेज। अगर एक बंदे की ज़रूरत है रिहाइश, तो मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर एक बंदे की ज़रूरत सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो वो कमर्शियल को देख सकता है। अब जोन्स डिफरेंट है। अगर आप गुलबर्ग की बात करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा गो फॉर कमर्शियल, लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज में आ जाएंगे तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो ये जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये लोकेशन बेस्ड होती है, और रियल एस्टेट के लिए लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जो भी लोकेशन है, जैसी भी लोकेशन है, उसके लिहाज से आपने वर्टिकल या कमर्शियल लेना है या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेना है। सर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सी वो 2 रीजंस होंगी जिसकी वजह से आप रिकमेंड करें कि अपना घर या अपार्टमेंट, कौन सी 2 रीज़न है? आप किसको सपोर्ट करते हैं कि कौन सी प्रेफरेबल है? देखिए मिस तान्या, विद ड्यू एक्सक्यूज एंड रिस्पेक्ट, अपना घर जो है वो अपार्टमेंट में भी होता है। अपना घर देखें, जिसका अपार्टमेंट है उसको हम ये तो नहीं कह सकते उसका घर नहीं है, तो जिसका अपार्टमेंट है वो भी उसका घर है। अब मैं हमेशा एक बात पे बहुत फोकस रहता हूँ कि आपकी यूजेज क्या है। अब मैं हूँ, मेरी वाइफ है या मेरे 2 बच्चे हैं और हम दोनों वर्किंग पर्सन हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, खुद भी कोशिश करूंगा मैं अपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे मेंटेन, ये सब कुछ डेवलपर्स एंड पे है। अब मैं अगर अपना यूनिट हाउस बना लेता हूँ, अलग घर बना लेता हूँ, तो उसकी सिक्योरिटी भी मैं खुद देखूंगा, उसकी मेंटेनेंस भी मैं खुद देखूंगा, उसकी वेयर टेयर भी मैं खुद देखूंगा। अब एक जो वर्किंग पर्सनैलिटीज हैं वो दोनों ने 9 to 5 जॉब करनी है या 9 to 5 जो भी बिजनेस करना है, 6 डेज काम करना है। 7वें दिन आप अगर पुराने हमारे देखें तो 7वें दिन एक घर में जंग छिड़ जाती थी जब वालिद साहब को कहा जाता था कि घर के काम करवाए जाए। तो ये सब कुछ जो है ये आपको डेवलपर एंड से आपको वो परस्यू करता है और आपको ईज प्रोवाइड करता है। वर्टिकल लिविंग बेसिकली ईज प्रोवाइड करने का नाम है। तो ये आप घर लें या अपार्टमेंट लें, ये आपकी यूजेज पे है। और अब क्योंकि ये मॉडर्न दौर है, अब जो लोग अगले बायर्स हैं वो मॉडर्न हैं, तो वो आप देखेंगे कि अपार्टमेंट की कीमत घर की बनिस्बतन ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा सर, एक और आपसे क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, स्पेशली लाहौर की रियल एस्टेट की बहुत कॉमन है। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे लाहौर में स्पेशली डिमांड जो है ग्राउंड फ्लोर की ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कराची। कराची में द हायर द बेटर, उधर ये कॉन्सेप्ट है। लाहौर में ग्राउंड फ्लोर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आपकी इन्वेस्टमेंट टिप क्या है? ग्राउंड फ्लोर बेहतर है या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बेहतर समझते हैं? देखिए, पंजाब के लोगों को ना नीचे रहना पसंद है ज़मीन के साथ। वो समझते हैं कि जितना हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। लेकिन वर्टिकल में जो लोग समझते हैं वो उनको पता है कि हायर फ्लोर पे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है। जितने डेवलप्ड सिटीज़ हैं दुनिया में, उधर फ्लोर्स जब हाई होते हैं तो रेट बढ़ जाता है। अभी लाहौर में बहुत कम जगहों पे ऐसे हो रहा है। हाँ, अगर ग्राउंड की आप कमर्शियल की बात करें और फॉर एग्जांपल आप लोअर ग्राउंड के कमर्शियल की बात करें, तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, टिकट साइज़ के बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम तब अपना टिकट साइज नहीं देखते। हम देखते हैं कि यार उसको 4 लाख रेंट आ रहा है ग्राउंड की शॉप का, लेकिन आप ये भी देखेंगे उसने 2-2.5 करोड़ रुपए की शॉप खरीदी है। अगर आप 20-25-30 लाख की लोअर ग्राउंड की शॉप खरीदेंगे तो लोअर ग्राउंड में भी आपको उतना ही 20-25 लाख का 5% रेंटल रिटर्न मिलेगा और उतना ही एनुअल यील्ड भी मिलेगा, उतनी ही आपकी एप्रिसिएशन भी होगी। तो ये इसमें फ़र्क, मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्राउंड की शॉप ले रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो जो सबसे मेन शॉप है या मेन चीज़ है आप वो ज़रूर लें। उसमें सिर्फ एक बिकने के लिए लोगों को एक अप्रोच बेहतर होती है, बाकी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बिल्डिंग अच्छी है, डेवलपर तगड़ा है, लोकेशन सही है, तो आप जहाँ पे भी लेंगे आपको रिटर्न भी मिलेगा और आपको अच्छा रेंट भी उसमें मिलेगा इंशाल्लाह। सर, मैं आपकी प्रोफाइल की बात करूं तो आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा है कि जिस तरीके से आप यू आर माशाल्लाह सीजन्ड बिजनेसमैन, आपने अपनी डाइवर्सिफिकेशन की है बिज़नेस की, तो आपका प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट है। व्हाट डू यू थिंक अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट, क्योंकि आप तो फूड चेन का बिजनेस भी कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली आप दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कहाँ पे स्केल करते हैं? देखिए, पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बहुत पोटेंशियल है। आप अगर आपने साथ दुबई की बात की है, दुबई में पोटेंशियल था मेरे नज़दीक। अब जो दुबई का पोटेंशियल है वो उस तरह बूम उसमें ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है। 2027 मैं सब लोगों को दुबई के लिए बताता हूँ, 2027 इज़ द ईयर ऑफ डिलीवरी। दुबई में बहुत ज़्यादा डिलीवरी होगी और मार्केट क्रैश करने के भी चांस है इन कंपैरिजन पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं
जो उनको बायर हैं, जिनको ज़रूरत है। बहुत सारे लड़के मैं जानता हूँ हमारे यूनिवर्सिटी में जूनियर हैं जो आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो देखें फर्स्ट एज पाकिस्तानी मेरी और आपकी भी यही अप्रोच है कि जब हमारे पास पैसे हैं हम अपना घर लें, अपनी प्रॉपर्टी लें। तो प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें चार्म है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट भी आना है, और जो भी बंदा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा उसको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा। सर, पाकिस्तान में डेवलपर की अपनी ग्रीवेंसेस हैं। अगर मैं पाकिस्तानी डेवलपर की बात करती हूँ तो अप्रूवल लेना इतना मुश्किल क्यों है, और ये प्रोसेस जो है अप्रूवल्स का ये स्लो क्यों है? देखिए मिस तानिया, इस सवाल पे हमने चैम्बर्स में पिछले 2 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आपने देखें दुबई की, मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि वी आर फॉलोइंग दुबई ना, हम दुबई स्काईलाइन को लाहौर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, वो चेक करता है कि आपके डेवलपर की सारी जो चीज़ें हैं वो मेक श्योर करता है। अब लाहौर में या पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? ये वही प्रॉब्लम है जिस करप्शन के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं। आप LDA में जाते हैं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी है टाउन प्लानिंग की वजह से, आप LDA में जाते हैं तो आपको क्लर्क से लेके हेड तक हर बंदा आपके काम में डिले डालता है, आपके काम में बिला वजह के मसाइल डालता है, वो आपको फैसिलिटेट नहीं करता। वो क्यों ऐसे करता है? उसकी रीज़न ये है कि उनको अंडर द टेबल कुछ ना कुछ चाहिए। मैं खुल के ये बात करता हूँ, बड़े लोगों को इससे इख्तलाफ होता है, मैं हर जगह ये बात करता हूँ। पाकिस्तान में LDA या कोई भी इस तरह का इदारा, अगर आप TMA की भी बात करें, हर बंदा ही वांट्स अंडर द टेबल। अगर अंडर द टेबल नहीं चाहिए उसको तो वो आपके काम को, आपको प्रोसेस को स्मूथ करेगा। अगर वो आपके काम में डिले डालेगा ही तो हम उससे बात करेंगे कि यार जस्ट गिव मी अ वे। तो जब आप गिव मी अ वे की तरफ जाएंगे फिर वो आपसे अंडर हैंड कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में बैठे हुए वो ब्लैक काउज से है जो अंडर द टेबल करप्शन करना चाहते हैं। अगर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और ये मैं और आप आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर फोकस करे, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने साथ 20 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चलाती है। तो हम अगर उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक डेवलपर है, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जी जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो बाहर से डॉलर लाते हैं। एक डेवलपर मैं पर्सनली खुद बाहर से डॉलर इस तरह लेके आता हूँ कि जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ बुकिंग करवाते हैं और वो इंटरनेशनल रेमिटेंस भेजते हैं। मैं आपको सबूत प्रोवाइड कर सकता हूँ जो मुझे बैंक देता है हर साल के, मैं इतने मिलियन लेके आता हूँ इन फॉर्म ऑफ डॉलर। तो जब एक डेवलपर, एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो इदारों को चाहिए कि उसको फैसिलिटेट करें, ना कि उसके लिए आप हर्डल्स क्रिएट करें। आप LDA की बात कर रही हैं, मैं आपको टेक्स्ट में बता रहा हूँ डेवलपर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा आप जिस सेगमेंट में जाएं, आपको हर जगह डेवलपर्स के लिए हर्डल दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा है रियल एस्टेट इस वक्त बूम कर रहा है और दे जस्ट वांट अ शेयर फ्रॉम इट। ये सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में बैठी हुई जो गलत लोग हैं उनका प्रॉब्लम है। उनको करेक्ट करें, सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर द आंसर, क्योंकि आई होप कि जो आपका कंसर्न था वो बिल्कुल एड्रेस हो गया है। इट्स राइट फोरम पे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी भी है, क्योंकि डेवलपर एंड से चीज़ें प्रोलॉन्ग होंगी तो डिलीवरी भी इंश्योर नहीं होगी। अच्छा, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको पता है जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें आती हैं कि पूछा जाता है कि अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट शिफ्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ऐसे में पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, FDs करवा लेते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो रियल एस्टेट में क्या पोटेंशियल है? पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बात कर रही हूँ कि वो उसको किस, उसमें भी अपॉर्चुनिटी कैसे है इकोनॉमिक स्लो डाउन में? हमेशा मैं इन्वेस्टर को यही रिकमेंड करता हूँ कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है तब आपका पॉइंट है यू जस्ट गो एंड बाय। तो वो हाँ, लेकिन हमारे लोग क्या समझते हैं कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो वो और ज़्यादा पैनिक सेलिंग करते हैं जिसमें उनको लॉस होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन में आप पिछली हिस्ट्री, आप पाकिस्तान की 70 ईयर्स की हिस्ट्री निकाल के देख लें, क्या गोल्ड ने इतना अप्रिशिएट किया है? क्या FDs ने इतना अप्रिशिएट किया है? रियल एस्टेट एक वाहिद चीज़ है पाकिस्तान में जिसने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, हर जगह पे इकोनॉमिक स्लो डाउन एक रीज़न है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हमारे अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे एक लोग पहिया जाम हड़ताल कर देते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये फॉर इंस्टेंस है, ये एक टाइम के लिए है। एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें स्मूथ होनी है तो फिर ये तमाम जो मामला हैं ये एप्रिसिएशन की तरफ ही जानी है। सर, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में जब हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं उसका तो पता है कि विदाउट एमिनिटीज़ भी चीज़ें सेल होती हैं।
हम लोग जब वर्टिकल में आते हैं तो इसमें वो एक रेस लगी हुई है कि वर्टिकल जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उसमें हर कोई 50+ एम्यूनिटीज़, कोई 60+ एम्यूनिटीज़ दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि वर्टिकल प्रोजेक्ट विदाउट एम्यूनिटीज़ सेल हो सकते हैं? अगर सेल हो सकते हैं मतलब कि आपके डेवलपर की इतनी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो सिर्फ अपनी डिलीवरी पे, सिर्फ अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टॉप ऑफ द लाइन जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस पर भी प्रोजेक्ट सेल कर सकता है विदाउट गिविंग एनी एम्यूनिटी इन इट? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज एम्यूनिटी। एम्यूनिटी, मैं बैरियर टाउन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और एक बैरियर टाउन में आपका घर है, तो मैं और आप सेम एम्यूनिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं। बैरिया की ग्रैंड मस्जिद भी है, बैरिया का आईफल टावर भी है, देयर इज़ अ ह्यूज कमर्शियल जोन, बैरिया के स्पोर्ट्स एरिना है, बैरिया के पास सिनेमा है, तो सारी एम्यूनिटीज़ 2 मिनट की ड्राइव पे मौजूद हैं। अब आपने अगर वीडियोस में दिखानी है, आप 60 कह रही हैं, मैं आपको 80 एम्यूनिटीज़ वीडियोस में दिखा देता हूँ। वीडियोस एम्यूनिटी ज़रूरत है, जिम है, आप बैरिया के अंदर आप रहती हैं अगर, तो आप देखें बैरिया के अंदर कितने जिम्स मौजूद हैं। मैं हमेशा फोकस होता हूँ कि व्हाट इज डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी। देखिए, मैंने और आपने रहना अपने वो 4 दीवारी के अंदर ही है, वो कैसी बनी हुई है, उसकी डिलीवरी कैसी हुई है, वो फोकस्ड होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैंने पहले अपने 4 प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए, जो डिलीवर हुए, जो लोगों ने खरीदे, आज जिन पे अप्रिसिएशन है, उसमें 0 एम्यूनिटी है। जिस एम्यूनिटीज का डेवलपर आज बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तब से डेवलपर हैं जब लोग आके हमसे ये सवाल करते थे कि ज़मीन और छत हमारी नहीं है, तो क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट है? तो ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। एम्यूनिटी एक एड ऑन है, एक जैसे लोकेशन एक एड ऑन है, एम्यूनिटी एक एड ऑन है, एक फायदा है। लेकिन आप एम्यूनिटी को डेवलपर की डिलीवरी के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते। अगर डेवलपर की डिलीवरी तगड़ी है, डेवलपर अच्छा मटेरियल यूज कर रहा है, ऑन टाइम डिलीवर कर रहा है, ये सबसे जरूरी है और सबसे बेहतर है। और क्लाइंट बिल्कुल डिलीवरी के ऊपर बाय भी करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, वो बाय भी करते हैं, उनको एप्रिसिएशन भी मिलता है, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेंट पे भी चढ़ते हैं। तो एम्यूनिटी एक ऐड ऑन है, ज़रूरत नहीं है। राइटली सेड सर। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, लगे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा कि वी आर गेटिंग ओवर इट, कि मतलब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर तो नहीं मैं कहूँगी, जो भी बाय घर लेना चाह रहा है, बाय करना चाह रहा है, उनकी एक रिजर्वेशन होती है कि जब एक कोई चीज़ पिच होती है, जैसे सपोज हम प्री लॉन्च रेट्स की बात करते हैं, किसी रेट पे कोई प्लान उनको मिला, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी उसमें, उसके बाद जब तक डिलीवरी का टाइम आता है वो प्राइस कुछ से कुछ हो चुकी होती है। पर स्क्वायर फीट की बात मैं कर रही हूँ, वो एस्केलेशन की वजह से, ऑब्वियस सी बात। तो प्राइस करेक्शन जो है वो हर डेवलपर के पास मतलब वो वाला फेज आता है, और अगर आता है तो डेवलपर्स उसको कॉप कैसे करते हैं? क्योंकि उसका बार किस पे होता है, डेवलपर पे होता है, आपके बायर पे होता है, किस तरीके से? ये आपका जितने आपने क्वेश्चन, मुझे सबसे मेरा ख्याल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मी एज वेल। देखिए, हमारा एक प्रॉब्लम है रियल स्टेट में, पाकिस्तान की रियल स्टेट में हमारा कोई ऐसा इदारा नहीं है जो रियल स्टेट को गवर्न करे। जिसका दिल करता है वो रियल स्टेट में आ जाता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई यू शुड हैव अ गुड एजुकेशन। अब ये फोकस हो गए लोग के रियल स्टेट में एज रियल स्टेट एजेंट भी आ रहे हैं और एज डेवलपर भी आ रहे हैं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, उनके पास कोई अपने ऑफिसेज में कोई R&D नहीं कर रहे होते, वो कुछ सोच नहीं रहे होते, जस्ट वो भागा भागी में, आपने जैसे कहा 60 एम्यूनिटीज, वो 75 एम्यूनिटीज दे देंगे, वो सबसे सस्ता रेट दे देंगे अपार्टमेंट का, सबसे सस्ता कमर्शियल का रेट दे देंगे, सोचेंगे नहीं आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा। मैं जब भी प्रोजेक्ट प्लान करता हूँ, कोई भी सीजन डेवलपर कोई भी हो, वो प्रोजेक्ट जब भी प्लान करेगा वो 30% इन्फ्लेशन का एड ऑन रखेगा अपने पास उसका क्वेश्चन होगा कि 30% अगर इन्फ्लेशन आएगी तो मैं उसको ऐसे कवर करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, एक पॉइंट है जिसको हम फोर्स मेजोर कहते हैं, जिसमें जंग छिड़ जाए, आपका डॉलर 1000 पे चला जाए, आप कोई कोरोना जैसी वबाई मर्ज, जैसे हम लोग सब ने देखा है, वो वबाई मर्ज आ जाए तो मैं डेवलपर को इसका क्वेश्चन दूंगा कि यार उसके साथ ज्यादती हुई है। एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट प्लान लॉन्च किया है, उसको 3 साल में उसने डिलीवर करना है, उसने 2 साल बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, उसके बाद जब वो मुझे आके कहेगा ना कि मनान भाई मैं इसको इन्फ्लेशन ले रहा हूँ, ये मेरा राइट है, देखे मेरे पैसे जा रहे हैं, तो 2 साल आपने उस बायर का पैसा इस्तेमाल किया है, उसके पैसे के साथ पैसा बनाया है, वो उसका आप इन्फ्लेशन में एडजस्ट करें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है प्रोजेक्ट बैरियर टाउन में सेक्टर C में मौजूद है, मदीना हाइट उस प्रोजेक्ट का नाम है। हमें उस प्रोजेक्ट में लॉस हुआ था, लेकिन हमने क्लाइंट से 1 रुपए की एस्केलेशन नहीं ली। मैं एस्केलेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर एस्केलेशन किसी रीजन के बिहाइंड हो, कोई बहुत बड़ा
प्रॉब्लम आ जाए तो आप एस्केलेशन लें, नहीं तो प्रॉब्लम ये है, इशू ये आ जाता है आप एस्केलेशन चार्ज करते हैं, जो बायर का प्रॉफिट होता है वो आप एस्केलेशन में ले लेते हैं। 3 साल के बाद जब उसको यूनिट डिलीवरी होती है तो जो आप एस्केलेशन चार्ज कर रहे होते हैं वही उसका प्रॉफिट होता है, वही उसका गेन होता है, वो फिर जीरो पे खड़ा होता है, जो कि हमारी इंडस्ट्री को बैकफायर करेगा। हमें ये सोचना चाहिए, बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो अपने डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाते हैं, ये हमारी मार्केटिंग है, ये हमारी डेवलपमेंट है, हमने अपने बायर को सिक्योर करना है, क्योंकि बायर मार्केट में मौजूद होगा ही तो हम सबकी तरक्की है। तो हमने अपने बायर को सिक्योर करते हुए अपनी प्लानिंग इस तरह की करनी है कि हमें इन्फ्लेशन लगे ही ना, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी रीजन आ जाए तब आपका बायर भी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोरोना आया था, मुझे किसी बायर ने नहीं कहा था आपका काम स्लो हो गया, उसको पता था हुकूमत की तरफ से काम करने की इजाजत ही नहीं, लेकिन इसके अलावा आपसे बायर पूछता है। और ये एस्केलेशन जो है मैं इसको समझता हूँ कि नहीं लेनी चाहिए, और आपको प्लानिंग इस तरह की करनी चाहिए कि आप एस्केलेशन की तरफ जाएं ही ना। Sir, thank you so much for your time. It was such a fruitful session with you. द प्लेयर इज ऑल माइन मिस तानिया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया आपकी डिस्कशन को, और मैं इंशाल्लाह होप करता हूँ कि हमारे जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इंशाल्लाह। रेगुलेशंस टफ हैं, अप्रूवल स्लो हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी भी अगर एक अच्छा इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहा है तो वो किसी अच्छे डेवलपर, अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करके एक अच्छा ये जो यील्ड है और आरओआई है वो कमा सकता है। अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं तो अभी भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट बूम पर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। अगर आपके जहन में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो अभी कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि अगला प्रोग्राम उसी पर हो। दिस इज़ मी तानिया राना साइनिंग ऑफ।